रुको तो सही। अरे इससे तो अच्छा मेरी दादी खेलने दी है। चलो जल्दी करो। कहानी की शुरुआत होती है 1960 के ह्यूस्टन शहर से। एक वीरान सा नया घर जिसकी दीवारों से गरीबी टपक रही है। इस घर में अब तक बिजली भी नहीं आई है। अंधेरे में डूबे इस घर में एक माँ अपने भूखे बच्चों के सामने सिर्फ एक इकलौता हैमबर्गर रखती है और उसे 4 छोटे टुकड़ों में बांटती है। नन्हा जॉर्ज, जिसकी आंखों में हफ्तों की भूख साफ देखी जा सकती है, वो अपना हिस्सा तुरंत निगल जाना चाहता है, लेकिन उसकी बहन मैरी उसे रोकती है और जिद करती है कि खाने से पहले वे भगवान की प्रार्थना करेंगे। बेमन से, भूख से तड़पता जॉर्ज अपनी आंखें बंद करता है। जैसे ही प्रार्थना खत्म होती है, वह अपने हैमबर्गर के टुकड़े को एक ही बार में निगल जाता है। इतनी जोरों की भूख लगी है कि मैं ये टेबल भी खा सकता हूँ। अपने भाई की आंखों में वह खौफनाक भूख देखकर मैरी मुस्कुराती है। वह प्यार से अपने हिस्से का आधा हैमबर्गर भी जॉर्ज को दे देती है। उसी रात माँ जॉर्ज को सख्ती से चेतावनी देती है कि वे इतने गरीब हैं कि उसे स्कूल में एक और साल फेल होने का बोझ नहीं उठा सकते। वह उससे मिन्नतें करती है कि वह स्कूल में किसी से भी लड़ाई झगड़ा न करे, लेकिन अगली सुबह स्कूल का नजारा जॉर्ज के लिए एक नर्क से कम नहीं था। जब जॉर्ज हिम्मत करके क्लास में एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है, तो टीचर उसके मैले कपड़े और फटे जूते देखकर मुंह फेर लेती है। वह जॉर्ज को नजरअंदाज करके जेसन नाम के एक लड़के को चुनती है, जिसके जूते चमक रहे थे। लंच ब्रेक के दौरान जॉर्ज एक कोने में अकेला बैठा है। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जबकि बाकी बच्चे अपना लंच खा रहे हैं। तभी एक लड़का जॉर्ज का मजाक उड़ाने लगता है। वह जॉर्ज की खराब त्वचा और उसकी गरीबी पर ताने मारता है कि वह एक ब्रेड का टुकड़ा तक नहीं खरीद सकता। वह लड़का एक गंदा सा छिलका जॉर्ज के सामने फेंकता है और उसे एक कुत्ते की तरह ट्रीट करते हुए कहता है, क्या तुम्हें यह गंदा छिलका चाहिए? जाकर ले आ। जॉर्ज के अंदर का शांत ज्वालामुखी फट पड़ता है। वह गुस्से से उबलता है और उस लड़के के चेहरे पर एक ऐसा जोरदार मुक्का मारता है कि वह जमीन पर गिर पड़ता है। इससे पहले कि टीचर वहां पहुंचती, जॉर्ज वहां से भाग जाता है। गुस्सा, हर सवाल का जवाब, इसीलिए मैं खुद को झगड़ने से रोक ही नहीं पाता। वही इकलौती चीज थी जो मुझे आती थी। कई साल बीत जाते हैं। जॉर्ज अब एक जवान लड़का बन चुका है, लेकिन उसकी जिंदगी अभी भी सड़कों की धूल फांक रही है। एक रात जॉर्ज और उसका एक दोस्त एक बार के बाहर खड़े होते हैं। तभी एक आदमी नशे में लड़खड़ाता हुआ बाहर निकलता है। जॉर्ज और उसका दोस्त उसे एक आसान शिकार समझकर लूटने के इरादे से उसका पीछा करते हैं, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वह शराबी आदमी असल में कोई शिकार नहीं, बल्कि एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था। पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं और एक खौफनाक भाग दौड़ मच जाती है। जॉर्ज अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भागता है और एक घर के नीचे बनी छोटी सी जगह में छुप जाता है। पुलिस खोजी कुत्तों के साथ वहां पहुंच जाती है। पकड़े जाने के खौफ से जॉर्ज खुद को सीवर के बदबूदार कीचड़ और गंदगी से पूरी तरह ढक लेता है। ये घिनौनी तरकीब काम आती है। पुलिस और उनके कुत्ते उसे ढूंढने में नाकाम रहते हैं और वहां से चले जाते हैं। कीचड़ में सना हुआ जॉर्ज जब घर लौट रहा होता है, तो एक स्टोर की खिड़की में रखे टीवी पर उसकी नजर पड़ती है। टीवी पर जॉब कॉर्प्स का एक विज्ञापन चल रहा था। यह विज्ञापन उन युवाओं के लिए था जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। इसमें मुफ्त खाना, पीने की चीजें, वोकेशनल ट्रेनिंग और रोजगार दिलाने का वादा किया गया था। जॉर्ज के अंदर एक उम्मीद जागती है। वह भागकर अपनी माँ के पास जाता है और बताता है कि वह इसमें शामिल होना चाहता है। उसकी माँ इस फैसले में उसका पूरा साथ देती है और उसे उसकी असली ताकत का एहसास कराते हुए कहती है, अगर तुम यह करना चाहते हो तो इसे सही से करना जॉर्ज, बीच में छोड़कर वापस घर मत आना। कुछ दिनों बाद जॉर्ज कैलिफोर्निया के जॉब कॉर्प्स कैंप में पहुंचता है। गेट पर खड़ा गार्ड उसे सख्त नियम समझाता है, लेकिन कैंप के अंदर कदम रखते ही उसकी एक डेसमंड नाम के लड़के से एक बिस्तर को लेकर तीखी बहस हो जाती है। जब जॉर्ज अपना डफेल बैग खोलता है, तो उसे अपनी माँ की तरफ से भेजे गए कॉन्वर्स स्नीकर्स की एक नई जोड़ी और एक प्यारा सा खत मिलता है। डेसमंड ईर्ष्या से उन जूतों को देखता है। जॉर्ज के लिए पढ़ाई कभी आसान नहीं थी। इलेक्ट्रिकल क्लास के दौरान जब वह संघर्ष करता है, तो बाकी लड़के उस पर हंसने लगते हैं। जॉर्ज उन्हें एक खौफनाक लुक देता है। वह अपनी परेशानियों को सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत से सुलझाने का आदी था। अगले दिन जब जॉर्ज पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, तो डेसमंड तेज आवाज में म्यूजिक सुन रहा होता है। गुस्से में जॉर्ज रिकॉर्ड प्लेयर का प्लग खींच देता है। डेसमंड पूछता है, क्या तुम्हें म्यूजिक से कोई दिक्कत है? जॉर्ज जवाब देता है, शायद है। इसके कुछ देर बाद डेसमंड अपनी फ्लास्क से जॉर्ज को शराब ऑफर करता है, लेकिन जॉर्ज मना कर देता है। लेकिन इस छोटी सी नोकझोंक के बाद दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती शुरू हो जाती है। डेसमंड जॉर्ज को खाने के लिए कैफेटेरिया ले जाता है। जॉर्ज खुशी खुशी अपने नए कॉन्वर्स जूते पहनने जाता है, लेकिन यह देखकर उसका खून खौल उठता है कि उसके जूते चोरी हो चुके थे।
कैफेटेरिया में डेस्मंड उसे चोरी की रिपोर्ट करने की सलाह देता है। खाना खाते वक्त डेस्मंड बताता है कि आज कैफेटेरिया में एक्स्ट्रा ब्राउनीज उसी की वजह से हैं। डेस्मंड को नंबरों और गणित की अच्छी समझ थी। उसने अपनी इसी खूबी का इस्तेमाल करके कैफेटेरिया में जॉब ले ली थी और ऑर्डर शीट में बदलाव करके बीन्स की जगह ज्यादा ब्राउनीज मंगा ली थी। तभी जॉर्ज की नजर एक लड़के पर पड़ती है जिसने उसके चुराए हुए कॉन्वर्स जूते पहने थे। जैसे ही वह लड़का जॉर्ज की खौफनाक नजरें देखता है तो वह डर के मारे भाग खड़ा होता है और खुद को अपने डॉर्म रूम में लॉक कर लेता है। लेकिन जॉर्ज रुकने वाला नहीं था। वह एक ही झटके में दरवाजा तोड़ देता है और उस चोर लड़के को लगभग खिड़की से बाहर फेंकने ही वाला होता है। तभी डॉक नाम का एक आदमी वहां आ जाता है और बीच बचाव करके लड़ाई रोकता है। बाहर आकर जॉर्ज अपनी सफाई देता है कि उसकी मां ने कड़ी मेहनत करके वो जूते खरीदे थे। डॉक जॉर्ज के सामने दो विकल्प रखते हैं, या तो वह उसे सीधा जेल भेज देंगे या फिर उसे प्रोग्राम से निकाल कर वापस घर भेज देंगे। जॉर्ज गिड़गिड़ाने लगता है, मैं घर नहीं जा सकता मिस्टर डॉक। उसकी आंखों में बेबसी देखकर डॉक को उस पर दया आ जाती है और वह उसे एक आखिरी मौका देने का फैसला करते हैं। डॉक उससे पूछते हैं कि क्या उसने कभी बॉक्सिंग की है। जॉर्ज कहता है कि उसने सिर्फ स्ट्रीट फाइट की है। डॉक उसे समझाते हैं कि बॉक्सिंग और स्ट्रीट फाइट्स में फर्क होता है। बॉक्सिंग नियमों का खेल है। डॉक एक बॉक्सिंग कोच है और वो जॉर्ज की विशाल शारीरिक ताकत को पहचान लेते हैं और उसे बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं। तुम काफी बड़े और खूंखार हो, तुम इसे आसानी से सीख लोगे। जॉर्ज का विरोधी उस पर जोक्स मारता है जिससे जॉर्ज भड़क जाता है। जब फाइट शुरू होती है तो डेस्मंड अपनी गणित की समझ का इस्तेमाल करके दर्शकों से सट्टेबाजी लगवाने लगता है। रिंग में जॉर्ज बहुत जोर से पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन उसके पास कोई तकनीक नहीं थी। उसका विरोधी आसानी से उसके वार से बचता है और उसे चंद सेकंड में नॉकडाउन कर देता है। वहां खड़े सभी लड़के जॉर्ज का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं। अपमान की आग में जलता हुआ जॉर्ज रिंग से बाहर निकलता है और एक भारी हेवी बैग पर इतना खौफनाक मुक्का मारता है कि वह बैग स्टैंड से टूटकर नीचे गिर जाता है। पूरा जिम एक सेकंड में खामोश हो जाता है। लॉकर रूम में डॉक जॉर्ज को शांत करते हैं और बताते हैं कि जो लड़का आज उसे हरा गया वह 6 महीने पहले जॉर्ज जितना ही नौसिखिया था। डॉक भरोसा दिलाते हैं कि सही ट्रेनिंग से जॉर्ज भी उस मुकाम तक पहुंच सकता है। डॉक जॉर्ज को पैरों की मूवमेंट और रणनीति सिखाना शुरू करते हैं। वह उसे समझाते हैं कि बॉक्सिंग सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिमाग का भी खेल है। एक दिन जॉर्ज अपनी मां को फोन करता है। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन जैसे ही वह बताता है कि वह बॉक्सिंग सीख रहा है तो उसकी मां भड़क जाती है। वह लड़ाई के सख्त खिलाफ थी लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें समझा पाता उसके फोन का क्रेडिट खत्म हो जाता है और कॉल कट जाती है। कुछ समय बाद जॉर्ज का सामना उसी लड़के से दोबारा होता है जिसने उसे पहले गिराया था, लेकिन इस बार नजारा कुछ और ही था। जॉर्ज चंद सेकंड के अंदर उस लड़के को ऐसा नॉकआउट करता है कि डॉग भी हैरान रह जाते हैं। जॉर्ज डॉग के ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि डॉग कभी एक प्रोफेशनल बॉक्सर थे जिन्होंने अपनी पहली 24 फाइट्स जीती थीं, लेकिन फिर उन्हें अपना करियर छोड़ना पड़ा। जॉर्ज डॉग को जो फ्रेजियर की मैगजीन दिखाता है और ऐलान करता है कि वह दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। डॉग उसकी इस दीवानगी को देखकर उसे समझाते हैं कि प्रोफेशनल लेवल पर जाने के लिए सालों की कड़ी ट्रेनिंग चाहिए। जॉर्ज पूछता है कि अगले ओलंपिक कब हैं। डॉग कहते हैं कि ओलंपिक अगले ही साल हैं, लेकिन जॉर्ज अभी उसके लिए तैयार नहीं है। उसे 5 साल लगेंगे। 5 साल? तब तक मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। डॉग कहते हैं कि जॉर्ज के पंच में जितनी ताकत है वैसी उन्होंने आज तक नहीं देखी, लेकिन फिर भी वह 1 साल में ओलंपिक नहीं जा सकता। सीन बदलता है। अगली गर्मियों का समय है। 19 साल का जॉर्ज, जिसने सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग ली है और ओलंपिक रिंग में एक बेहद अनुभवी सोवियत बॉक्सर के सामने खड़ा है। कमेंटेटर्स को जॉर्ज के जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जॉर्ज का पूरा परिवार और जॉब कॉर्प्स के सभी लड़के टीवी के सामने सांसें रोके बैठे हैं। यहाँ तक कि उसकी माँ, जिसे हिंसा से नफरत थी, वह भी अपने बेटे को टीवी पर देख रही है। रिंग में जॉर्ज एक के बाद एक ऐसे खौफनाक और निर्णायक पंच मारता है कि सोवियत बॉक्सर बुरी तरह हार जाता है। जॉर्ज बड़ी आसानी से गोल्ड मेडल जीत लेता है। खुशी से झूमता हुआ जॉर्ज रिंग में गर्व से अमेरिकी झंडा लहराता है। उसकी मां की आंखों में जीत की खुशी और हिंसा का डर दोनों एक साथ छलक रहे थे, लेकिन जीत की यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अगले दिन जब जॉर्ज अपने ही मोहल्ले में मेडल पहनकर घूम रहा होता है तो उसका एक पुराना साथी उसे टोकता है। वह जॉर्ज पर ताना मारता है कि जब दूसरे अश्वेत एथलीटों ने अपना सिर झुकाकर सिस्टम का विरोध किया था, तब जॉर्ज ने रिंग में अमेरिकी झंडा क्यों लहराया। वह जॉर्ज को बिकाऊ कहता है। इस बात से बुरी तरह टूट चुका जॉर्ज अपनी मां के पास जाता है। वह दुनिया के तानों से थक चुका था। वह कसम खाता है कि वह चैंपियनशिप बेल्ट
जीतकर इस दुनिया का सम्मान हासिल करके रहेगा। जब उसकी माँ चोट लगने का डर जताती है तो जॉर्ज कहता है, क्या आपने मुझे लड़ते हुए नहीं देखा? वो मुझे चोट नहीं पहुंचाते, मैं उन्हें चोट पहुंचाता हूं। एयरपोर्ट पर जॉर्ज की नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो उसी स्पोर्ट्स मैगजीन को पढ़ रही थी जिसके कवर पर जॉर्ज की फोटो छपी थी। जॉर्ज उसके पास जाता है। उसका नाम पाउला था। फ्लाइट अनाउंस होने पर जब पाउला जाने लगती है तो जॉर्ज उससे उसका नंबर मांगता है। पाउला मजाक में कहती है, तुम्हारा फुटवर्क तुम्हारे फ्लर्ट करने के तरीके से ज्यादा अच्छा है जॉर्ज। वह जॉर्ज को अपना नंबर लिखने को कहती है। जॉर्ज घबराकर कहता है कि नंबर तो उसे मांगना चाहिए था। पाउला मुड़कर कहती है, क्या मैं तुम्हें ऐसी लड़की लगती हूँ जो फोन के पास खड़ी होकर इंतजार करेगी? जिम में डॉग जॉर्ज को उसकी नई टीम से मिलवाते हैं, उसके प्रमोटर डिक सैडलर और पूर्व चैंपियन आर्ची मोर। जॉर्ज का एक ही लक्ष्य था, हेवीवेट टाइटल। वह एक के बाद एक अपने हर विरोधी को धूल चटाता जाता है। उसकी और पाउला की डेटिंग शुरू हो जाती है और जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। जॉर्ज लगातार 36 फाइट्स जीत चुका था। अब बारी थी जमैका में होने वाली सबसे बड़ी टाइटल फाइट की। जॉर्ज के सामने खड़ा था अजय जो फ्रेजियर, जिसने 2 साल पहले मोहम्मद अली को भी हरा दिया था। कोई नहीं मानता था कि जॉर्ज ये फाइट जीतेगा। स्टेडियम फ्रेजियर के नाम से गूंज रहा था। पहले राउंड में फ्रेजियर अपना खतरनाक लेफ्ट हुक जॉर्ज को मारता है, लेकिन जॉर्ज पलटवार करता है। जैसे ही राउंड खत्म होने वाला होता है तो जॉर्ज एक ऐसा मॉन्स्टर अपरकट मारता है कि फ्रेजियर सीधा जमीन पर जा गिरता है। अगले कुछ राउंड्स तक जॉर्ज फ्रेजियर को एक खिलौने की तरह मारता है। वह उसे कई बार जमीन पर गिराता है जब तक कि रेफरी फाइट रोक नहीं देता। पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। जॉर्ज फोरमैन अब दुनिया का नया हेवीवेट चैंपियन था। चैंपियन बनने के बाद जॉर्ज की जिंदगी बदल जाती है। वह डेस्मंड को अपना फाइनेंशियल मैनेजर बना लेता है, लेकिन पैसा और शोहरत जॉर्ज को अंधा कर देते हैं। वह अपनी पत्नी पाउला को धोखा देने लगता है, जिससे उसे अंदर ही अंदर गहरी घुटन महसूस होती है। अगली सुबह वह टीवी पर देखता है कि मोहम्मद अली उसका मजाक उड़ा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वह जॉर्ज को एक ही पंच में वापस उसकी झोपड़पट्टी में भेज देंगे। जॉर्ज का खून खौल उठता है। कुछ महीनों बाद जॉर्ज अपनी आलीशान हवेली में परिवार को बुलाता है। वह अपनी माँ को 5 लग्जरी गाड़ियां दिखाता है। उसकी बहन मैरी बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। डेस्मंड खुशी खुशी बताता है कि उसने जॉर्ज का सारा पैसा रॉक सॉलिड स्टॉक्स में लगा दिया है। लेकिन तभी पाउला को पता चल जाता है कि जॉर्ज की कई सारी प्रेमिकाएं हैं। यहाँ दोबारा फोन मत करना। वह जॉर्ज से भिड़ जाती है। मुझे तुम्हारा ये सारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए थे जॉर्ज। और यहाँ जॉर्ज अपनी नजरें नहीं मिला पाता। जॉर्ज मोहम्मद अली से लड़ने के लिए कांगो पहुंचता है। वहाँ अली एक भगवान की तरह पूजे जाते थे। अली सबके सामने जॉर्ज का मजाक उड़ाते हैं। फाइट वाले दिन पूरा स्टेडियम अली के समर्थन में गूंज रहा था। अली बोमाए, अली इसे मार डालो। फाइट शुरू होती है। जॉर्ज गुस्से में अली पर ताबड़तोड़ पंच बरसाता है, लेकिन अली अपनी शानदार डिफेंस तकनीक से जॉर्ज के वार सहते हैं और उसे उकसाते हैं। बस इतना ही दम है जॉर्ज, मुझे दिखाओ अपनी असली ताकत। जॉर्ज अपनी पूरी ताकत से मुक्के मारता है, लेकिन जैसे जैसे राउंड बढ़ते हैं उसका शरीर थकने लगता है। उसका गैस टैंक खाली हो चुका था। 8वें राउंड तक जॉर्ज पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका था। अली को इसी मौके की तलाश थी। अली एक के बाद एक खौफनाक पंच मारते हैं और जॉर्ज को नॉकआउट करके जमीन पर सुला देते हैं और जॉर्ज अपनी जिंदगी में पहली बार हार जाता है। इस हार ने जॉर्ज को अंदर से तोड़ दिया। वह अपनी पत्नी को कॉल करके वादा करता है कि वह अब कभी उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन पाउला उसे तलाक के पेपर्स साइन करने को कह देती है। जॉर्ज गुस्से में अपने कोच डिक और आर्ची को भी निकाल देता है। अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाने के लिए जॉर्ज एक अजीबोगरीब ऐलान करता है। वह एक ही दिन में 5 बॉक्सरों से लड़ेगा। मोहम्मद अली कमेंट्री करते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं। जॉर्ज 5 को हरा देता है, लेकिन यह एक सर्कस से ज्यादा कुछ नहीं था। अचानक जॉर्ज को खबर मिलती है कि उसकी प्रेग्नेंट बहन मैरी की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे को बचाने के लिए एक चमत्कार की जरूरत है। जॉर्ज अस्पताल के बाहर जाकर भगवान से रोते हुए प्रार्थना करता है, मेरी जान ले लो, लेकिन उस मासूम बच्चे और मेरी बहन को बख्श दो। अगली सुबह एक चमत्कार होता है। मैरी एक बिल्कुल स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। कुछ समय बाद जॉर्ज का सामना जिमी यंग से होता है और जॉर्ज बुरी तरह हार जाता है। ड्रेसिंग रूम में उसे भयानक हीट स्ट्रोक आता है। उसे लगता है कि वह मर रहा है। उसे एक आवाज सुनाई देती है, ये किसने कहा? किसी ने कुछ भी नहीं कहा जॉर्ज। कौन बोल रहा है? और अचानक जॉर्ज बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो डॉग बताते हैं कि उन्हें लगा था कि वह मर चुका है। जॉर्ज कहता है, परमात्मा मेरे अंदर जिंदा है। जॉर्ज बॉक्सिंग हमेशा के लिए छोड़ देता है। वह भगवान की शरण लेता है और एक पादरी बन जाता है। डॉग इस बात से बुरी तरह टूट जाते हैं। जॉर्ज मोहम्मद अली के पास जाकर अपनी पुरानी नफरत के लिए माफी मांगता है और दोनों गहरे दोस्त बन जाते हैं।
चर्च में जॉर्ज की मुलाकात मैरी नाम की एक लड़की से होती है। मैरी को शुरुआत में यकीन नहीं होता कि एक खूंखार बॉक्सर पादरी बन सकता है, लेकिन जॉर्ज की सच्चाई देखकर वह उसकी हो जाती है। दोनों शादी कर लेते हैं और 7 साल बाद जॉर्ज अपना खुद का चर्च खोल लेता है। जॉर्ज ने एक यूथ सेंटर भी खोल लिया था जो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक वहां की बिजली कट जाती है। जॉर्ज को पता चलता है कि डेसमंड ने उसका सारा पैसा हाई रिस्क स्टॉक्स में लगाकर डुबा दिया है। बैंक जॉर्ज के चर्च और उसकी माँ के घर को नीलाम करने की धमकी देता है। गुस्से में पागल जॉर्ज डेसमंड को ढूंढ निकालता है और उसे लगभग जान से मार ही देता है, लेकिन फिर खुद को रोककर उसे माफ कर देता है। अपना सब कुछ बचाने के लिए जॉर्ज एक नामुमकिन फैसला लेता है। वह वापस बॉक्सिंग रिंग में उतरेगा। वह डॉक के पास जाता है। डॉक उसे याद दिलाते हैं कि जब महान जो लुइस ने कमबैक किया था तो रिंग में उनकी लगभग जान चली गई थी। तुम बूढ़े हो चुके हो जॉर्ज, लोग इसे एक सर्कस कहेंगे। लेकिन जॉर्ज डॉक को उन्हीं के पुराने शब्द याद दिलाता है और डॉक उसे ट्रेन करने को राजी हो जाते हैं, बशर्ते जॉर्ज अपना वजन कम करे। कड़ी डाइट और ट्रेनिंग के बाद 42 साल का जॉर्ज रिंग में वापस लौटता है। जब वह अपना कोट उतारता है तो सब उसके बढ़े हुए वजन को देखकर उसे मिशेलिन मैन कहकर हंसते हैं। लेकिन जॉर्ज अब गुस्से में नहीं लड़ता। वह बेहद शांति से स्टीव जॉस्की को दूसरे ही राउंड में बुरी तरह हरा देता है। इसके बाद जॉर्ज का सामना चैंपियन इवॉन्डर होलीफील्ड से होता है। 42 साल का जॉर्ज ये फाइट हार जाता है, लेकिन बैंक में उसे पता चलता है कि HBO ने उसे इस फाइट के लिए $1,20,00,000 दिए हैं। लेकिन जॉर्ज का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। 3 साल बाद 45 साल की उम्र में जॉर्ज का सामना 26 साल के अनडिफिटेड चैंपियन माइकल मूरर से होता है। मूरर अपने 30 नॉकआउट्स के साथ एक खौफनाक बॉक्सर था। किसी को यकीन नहीं था कि जॉर्ज इस नौजवान के सामने टिक पाएगा। फाइट शुरू होती है। मूरर शुरुआती 9 राउंड्स तक जॉर्ज को बुरी तरह पीटता है। जॉर्ज का कॉर्नर उसे फाइट रोक देने की सलाह देता है, लेकिन 10वें राउंड में एक चमत्कार होता है। जॉर्ज अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव, अपना दर्द और अपनी ताकत इकट्ठा करके एक ऐसा खौफनाक राइट हैंड पंच मारता है कि मूरर सीधा जमीन पर ढेर हो जाता है। स्टेडियम में सन्नाटा और फिर एक तूफान छा जाता है। सारी भविष्यवाणियों को गलत साबित करते हुए जॉर्ज फोरमैन अपना टाइटल वापस जीत लेता है। वह इतिहास का सबसे उम्रदराज हेवीवेट चैंपियन बन जाता है। अंत में फिल्म बताती है कि जॉर्ज ने 20 साल बाद अपना टाइटल वापस पाया। जॉर्ज और मोहम्मद अली जीवन भर रोज फोन पर बात करने वाले पक्के दोस्त रहे। डॉक को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और जॉर्ज अपना चर्च व यूथ सेंटर चलाते रहे। अंत में फिल्म दिखाती है कि 2025 में जॉर्ज का निधन हो गया।